बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आपको बताते चलें कि आज सारा दिन क्या रहेगी। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे के करीब 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे के करीब 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 33 और 9 बजे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। टुडेज इवेंट में रईस थिएटर प्ले है जी, जो कि 5 मई तक कंटिन्यू रहेगा। वेन्यू है इसका बुखारी ऑडिटोरियम GCU लाहौर। टाइमिंग है शाम 6 बजे और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है GCDC यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ड्रामेटिक कमेटी जो है उसकी जानिब से एडॉप्टेशन ली गई है विलियम शेक्सपियर्स की। और अब चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। आज की डेली से रिफॉर्टू की हमारी लीड स्टोरी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की 86 में से 55 गाड़ियां खटारा, तफ्तीशी एहलकारों को शदीद मुश्किलात का सामना। ये लाहौर है, स्पीकर कौमी असम्बली के हल्का में सरकारी स्कूल 3 से बंद, बच्चे दरबदर। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की सुनी गई, 25 साल बाद मिशनरी तब्दील हो गई। और मुल्क से दहशतगर्दी, तवानाई बहरान खत्म करके ही दम लेंगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रजा खरल और अकमर सुमरू। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। रजा भाई, आपसे स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की 86 में से 55 गाड़ियां खटारा, यानी कि सिर्फ 31 फंक्शनल है। 31 गाड़ियां पूरे शहर में इन्वेस्टिगेशन के तौर पर अगर देखें तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होती होगी? वो इन्वेस्टिगेशन यही होगी कि कब जाना है बाहर, कब क्लाइंट आएगा, वो अपनी गाड़ी लेके आएगा, फिर आगे उसकी दाद रसी के लिए जाएंगे, फिर वो अपना ख़र्चा करेगा और इसी तरीके से जो साइल है उसी के ख़र्चे पे या जो मुद्दई है उसी के ख़र्चे पे काम चलता रहेगा और महकमा पुलिस जो है वो कहेगा कि बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। तो ये नाइंसाफ़ी यहीं से शुरू हो जाती है कि जब क्लाइंट, साइल या मुद्दई से आप चाय पीना शुरू करते हैं और चाय पीते पीते बात आगे बढ़ जाती है, तो फिर उस वक्त इंसाफ कहाँ रहता है? आप बताएं भाई। देखें इस नहीं, मैं थानेदार तो नहीं हूँ आपने जिस अंदाज में पूछा, लेकिन मेरे ख्याल से थानेदारों की तरह थानेदारों से मुतासरीन में हम भी आते हैं, आवाम आती है। ये हुकूमत की नाकामी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से हर बार ये कहा जाता है और पिछले 2 सालों से मुसलसल कहा गया, बल्कि अब भी वो कहते हैं अक्सर कि हम थाना कल्चर तब्दील कर रहे हैं और थाना कल्चर तब्दील करेंगे ताकि जो आम शहरी हैं उनको जो इंसाफ का एक पूरा प्रोसेस है उसमें उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात और परेशानी का सामना ना हो। तो इंसाफ का आगाज़ इन्वेस्टिगेशन से होता है। वैसे तो इंसाफ का आगाज़ आपकी पहली FIR से हो जाता है जब थाने में होती है। हमने पहले भी कहा कि थानों के अंदर लीगल जो अफराद हैं वो भी मौजूद नहीं हैं और हम एक तरफ दावा करने जा रहे हैं कि लाहौर में हम जो हैं वो मॉडल पुलिस स्टेशंस बना रहे हैं ताकि उनको देख के लोग मुतासिर भी हों और उनके ज़रिए से जो इंसाफ है उस ख़ास इलाके में वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा सके। तो अब बात यह है कि हुकूमत कहती है कि थाना कल्चर हमने बदलना है, तो थाना कल्चर बदलने में रुकावट कौन है? अगर आपके जो इन्वेस्टिगेशन के लिए 86 गाड़ियां हैं उसमें से 55 गाड़ियां ही ख़राब हैं, तो हुकूमत को पता है कि जो मुजरिम हैं उनको कैसे आप थाने से कोर्ट लेके जाएंगे, आप कोर्ट से जेल कैसे लेके जाएंगे, मतलब और इतना बड़ा शहर है, आपके 86 थाने हैं लाहौर के अंदर, तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है, इन्वेस्टिगेशन का पूरा अमला है, उसको क्या मुश्किलात परेशानियां हैं शायद इसका एहसास नहीं है। तो थाना कल्चर जो है वो सिर्फ अखबारी बयानात देने से तब्दील नहीं होगा, थाना कल्चर सियासी जलसों के अंदर तकारीर करने से नहीं होगा, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको समझना है। तो हुकूमत के लिए चैलेंजेस इसलिए ज़्यादा होते जा रहे हैं कि हुकूमत ने 8 साल से, तो मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है ना, तो 8 साल से इन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ कैटेगोरिकली
डिफाइन नहीं की। अगर ये कैटेगोरिकली अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन करते तो आज ये सूरत हाल ना होती कि थाने वालों को, इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों के पास गाड़ियां नहीं है। आप देखें, मुद्दाई का खर्चा आप कराएंगे तो कैसे आप इंसाफ दिलाएंगे? और फिर आम आवाम में ये तासुर फैलता है कि पुलिस वाले जो है वो पैसे खाते हैं, मिल गए हैं, वो पैसे खाते हैं, वो मिल गए हैं, इंसाफ कहां से होगा? जब वो रेंटेड कार में होंगे और कार या जो भी व्हीकल है वो मुद्दई पार्टी ने लाई हो, अरेंज की हो, तो उस वक्त तासुर, आम तासुर तो यही मिलेगा कि इंसाफ बिक चुका है, ये इंसाफ नहीं होगा। अब बात यह है कि जिस तरह ऑपरेशंस का पुलिस के अंदर डिपार्टमेंट है कि ऑपरेशंस ने तो ऑपरेट कर दिया, एक एक्शन ले लिया और उसमें अरेस्ट करके दे दिए और हवाले कर दिए इन्वेस्टिगेशन के। अब इन्वेस्टिगेशन, असल इंसाफ और इन्वेस्टिगेशन ही अगर जितनी ट्रांसपेरेंट और स्टैंडर्ड पे इन्वेस्टिगेशन होगी, आगे जाके अदालत को उतना ही फ़ायदा होगा इंसाफ मुहैया करने में। अमूमन अदालतों के बारे में हम कहते हैं या आप कहते हैं कि वहाँ पे डिले हो जाता है जस्टिस डिले यहीं से हो जाता है जब आप फॉरेंसिक एविडेंस नहीं इकट्ठी कर पाते, जब आप जो एविडेंसेस, जो रिक्वायर्ड अखराजात होते हैं वो पूरे नहीं कर पाती पुलिस डिपार्टमेंट, और फिर होता यह कि बहुत सारी एविडेंसेस, बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं जिनको कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है, और फिर एट द एंड ऑफ डे जो इंसाफ होना चाहिए और जिस पे लगे भी कि इंसाफ हो रहा है वो इंसाफ नहीं हो पाता। और तो इसमें पहली जो थ्रेड है इंसाफ की वो यही पहली चेन है। आप देखें कि हुकूमत की तरजीहात और उनकी आप प्लानिंग्स का अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके पास पुलिस अफसरान के पास गाड़ियां नहीं हैं, दूसरी तरफ आप शहर लाहौर के अंदर 300 डॉल्फिन जो है वो फोर्सेस को 300 हैवी बाइक्स दे देते हैं, दूसरी तरफ आप आज की खबर है, ये आज इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके ये देखें रस्से बांध के गाड़ियां जो है वो खींची जा रही हैं। उसके बाद आप लाहौर की सड़कों पर आप पीरू फोर्सेस को नई गाड़ियां दे देते हैं, सिर्फ ये आप जेस्चर देने के लिए कि हम देखें शहरियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शन तो तब होगी ना कि जब अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन है या वो एलिगेशन ठीक है, ठीक नहीं है, उसके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है, तो आप वो जस्टिस के सिस्टम को कैसे आप मॉडल बना सकते हैं या उसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं? और इन्वेस्टिगेशन डिले होगी, दैट मींस चालान अदालत में जो है वो नहीं जाएगा, और आप देखें उसमें कमियां कोताहियां होंगी, जो मुलजिम होगा भी और जिस पे ये यानी उसने जुर्म किया भी होगा और साबित नहीं हो पाएगा अदालत में। होता ये है कि यहाँ तो ये हालात हैं कि क्रिमिनल्स और टेररिस्ट की भी अगर बात कर लें तो वो हमसे ज्यादा एडवांस है, उनके पास हमसे ज्यादा एडवांस असलहा है, टेक्नोलॉजी है, गाड़ियां हैं, रिसोर्सेज हैं, हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो फिर वो हो गए ना, तो फिर तो हम ये जंग नहीं जीत सकेंगे, चाहे वो क्रिमिनल्स के खिलाफ हो या चाहे टेररिज्म के खिलाफ। आप थोड़ा इस पे बात करते हैं कि जो हार्डन क्रिमिनल्स होते हैं उनके सामने तो ह्यूमन एविडेंस आसान नहीं होते। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एक चीज़ जो मैं जानना चाह रही थी कि हमेशा बात की जाती है थाना कल्चर तब्दील किया जाएगा और थानों में बेहतरी लाई जाएगी, साइलिन की सुनवाई होगी, लेकिन थाना कल्चर तब्दील किया क्यों नहीं जा रहा और क्यों इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है गवर्नमेंट इसमें? देखें सिमल, इसमें ना पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर लाहौर जैसे शहर में भी ये जंग मौजूद है जो कमज़ोर और ताकतवर के दरमियान है, और ताकतवर हमेशा जीतता है। अब सिस्टमेटिकली कोई भी निज़ाम के अंदर, हमारा जो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसे चेक एंड बैलेंस नहीं रखे जाएंगे स्ट्रॉन्ग किस्म के जिससे किसी भी स्टेज पर यह खदशा पैदा हो जाए कि कमज़ोर ताकतवर को हरा देगा, उसको शिकस्त दे देगा। क्योंकि जब सिस्टम टाइट होता है, सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें ताकतवर बच नहीं सकता। अब सिस्टम के अंदर ऐसे ऐसे लूपहोल्स रखे जाते हैं, वो जान के रखे जाते हैं, कॉन्शियसली रखे जाते हैं, ताकि वो जो हैव्स और हैव्स नॉट का जो डिफरेंस है वो कायम रहे, बल्कि वो बढ़ता जाए। अब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जब आप थाना कल्चर तब्दील करने की बात करते हैं तो ऊपर से तो आपने एक जो है वो सियासी बयान जारी कर दिया, लेकिन उस बयान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ कहाँ पर सिस्टमेटिकली आपके यहाँ हर्डल्स मौजूद हैं वो आप फेस नहीं कर सकते, क्योंकि उस सिस्टम के नुमाइंदे हैं आप। वज़ीर आला पंजाब इस सिस्टम के नुमाइंदे हैं। अब सिस्टम को चलाने वाले जो नीचे की हिरार्की है वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक पुलिस स्टेशन इतना मजबूत हो जाए कि एक ताकतवर उसके सामने बेबस हो, और जितने भी ताकतवर अफराद होते हैं वो इन शुरफा के, इन अशराफिया के जो हैं वो बड़े करीबी
ताल्लुक वाले होते हैं और ये रात को। कल मेरे साथ प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे अली जफर साहब, और उन्होंने LSE से अपना LLB भी किया। वो बता रहे थे कि इंग्लैंड में एक मरतबा एक मैजिस्ट्रेट ने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पूरा केस तैयार किया, पूरी इन्वेस्टिगेशन की, और उसके पास ये अथॉरिटीज थी कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट को पूछता कौन है? प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात, एक मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई वो करके दिखा दे। कार्रवाई तो दूर की बात है, आप सड़क के ऊपर चलान करके दिखा दें, मुमकिन ही नहीं है। कल के अखबार में खबर थी कि एक बासर शख्सियत के रिश्तेदार का चालान करने पर 3 मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल किया गया। आप छोड़ें, मैं अगर थोड़ा सा यहाँ से हटके कहूँ, आज मैंने ये कल खबर दी है, गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग के प्रिंसिपल को फारिग किया जा रहा है इल्लीगली। क्यों? कि MPA के दोस्तों को कॉलेज के अंदर जो बैडमिंटन कोर्ट है वहां पे खेलने की इजाजत नहीं दी, और इमरजेंसी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर लिया। इन्होंने HSN के प्रिंसिपल के साथ क्या किया? अब खबर हमारे मतलब लाहौर की नहीं है, लेकिन कल इस्लामाबाद में क्या हुआ, साबिक चेयरमैन सेनेट ने एक इंस्पेक्टर को थप्पड़ दे मारा, वीडियो भी सामने आ गई। ये तो हालात है यहाँ पर, मतलब फोर्सेस को पूछता कौन है, डिपार्टमेंट और सिस्टम्स को पूछता कौन है? बात ये है कि हमारे यहाँ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे कोई नहीं पूछ सकता, उनके पास इख्तियारात ही नहीं है, उनके पास खुद ताकत बहुत है, एक चीज। दूसरी, मुझे हंसी आती है, और बल्कि हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि किस मुंह से ये कहते हैं कि हम अशराफिया के खिलाफ जंग लड़ेंगे। वो अशराफिया का हिस्सा हैं आप अशराफिया के साथ उठते बैठते हैं, आप अशराफिया के साथ मुलाकातें करते हैं, अशराफिया के साथ खाने खाते हैं, रात को बैठ के लाहौर के अंदर बैठते हैं, आप बड़ी बड़ी अहम जगहों पे बैठते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम उनके खिलाफ जंग लड़ेंगे। भाई किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? तो आप अशराफिया के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और कमजोर के दस्ते बाजू बनना चाहते हैं, तो आप ये पुलिस डिपार्टमेंट का गली बात है, सिर्फ ये आप ऑन ग्राउंड जो है वो करना नहीं चाहते। भाई आप क्या इसमें पता क्या है, एक मैं ये जो इसमें कहना चाहता हूँ कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो है हैव्स और हैव नॉट्स की, वो तो एक शुरू से चल रही है और चलती रहेगी। हाँ, बाज़ दफ़ा बाज़ माशरों में इसको मिटिगेट किया जाता है, बहुत हद तक जो हैव नॉट्स हैं वो इस काबिल हो जाते हैं, यानी वो लोग जो मुआशी तौर पर माशरे में निचली सतह पे रहते हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो किसी की जवाब तलबी कर सके या किसी से जवाब दही ले सकें। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि एक तरफ कॉस्मेटिक चेंजेस हो रही हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। PRU फोर्स आपके सामने है, जिसको XLI गाड़ियाँ दी गई हैं और बेहतर लगता है कि बड़ा खूबसूरत फोर्स है। और दूसरे डॉल्फिन आता है, जब वो बाइक्स हैवी बाइक्स पे जाते हैं तो एक टशन बन जाते हैं उनके। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, वापस उसी मौजू पे आते हैं कि ये टशन जो है इसलिए हैं कि हम काबू करें और जो लोग मनफी सोच रखते हैं माशरे के अंदर और क्राइम कर सकते हैं उनको एक थ्रेट फील हो और उन्हें खौफ हो कि हम पकड़ सकते हैं उन्हें। लेकिन दूसरा अगर आप परफॉर्मेंस इनकी देखते हैं तो परफॉर्मेंस में सिर्फ 6 डाकू और उस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। और कल ही इरफान मलिक की स्टोरी जो लगी हुई थी, अब उनकी मेंटेनेंस के लिए आपको 13 करोड़ रुपए उन बाइक्स की मेंटेनेंस के लिए हुंडा वालों ने मांग लिए हैं, उस कंपनी ने। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि आपकी 86 गाड़ियां हैं और 86 में से 55 गाड़ियां जो है नाकारा हो चुकी हैं। अब ये दोनों बाजू है ना, एक बाजू है ऑपरेशन का, एक बाजू है इन्वेस्टिगेशन का। ये बाजू अगर ताकतवर हो भी गया है तो इसने मुलज़िम पकड़ लिया तो ये कमजोर है, तो इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। तो बाकी इसके अंदर पीछे कई फिलॉसफीज हो सकती हैं, लेकिन एजुकेशन की सूरत हाल क्या है, ये अगली स्टोरी जो है वो हमें बता रही है। स्पीकर कौमी असम्बली के हल्का में सरकारी स्कूल 3 साल से बंद है, कोई परवाह नहीं है किसी को। जी बिल्कुल, ये दावे जैसे हम पहले कहते हैं कि दावे और फिर वही फिलॉसफी जो है, असल में एजुकेशन ही एक एम्पावरमेंट का ज़रिया है उन माशरे के पिसे हुए तबकों के लिए जो बेहतरी जिनकी हो सकती है और एजुकेशन से ही हो सकती है। और दुनिया में अगर आप देखते हैं तो वही माशरे बेहतर हैं, तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ पे तालीम और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। अगर आज के दौर में दूर की बात, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी इस चीज को समझते हैं कि मुफ्त में लैपटॉप दे दें, मुफ्त में टैबलेट्स दे दें बस। अगर आज के दौर में जापान आ गया तो तालीम की बुनियाद पे आ गया, अगर अमेरिका आ गया तो तालीम की बेसिक तालीम है। आप रिबटल कीजिएगा, लेकिन आपको हक है रिबटल करने का, लेकिन तालीम के बगैर कोई चीज आगे बढ़ नहीं सकती। और अगर आप तालीम पे तवज्जो नहीं देते तो आप दुश्मन है मुल्क के,
मानता, मेरी तारीफ के मुताबिक तरक्की के लिए सड़कें बनाना जरूरी है। जो हम देखते हैं वो हम गलत कह रहे हैं, तालीम जरूरी नहीं है। जापान ने सड़कों की बुनियाद पर तरक्की की है, पेरिस ने खूबसूरत सड़कों की और खूबसूरत टावर की बुनियाद पर तरक्की की है, अमेरिका ने खूबसूरत और बड़े बड़े हाईवेज की बुनियाद पर तरक्की की है। कहाँ बैठे हैं आप? तालीम का इससे क्या ताल्लुक है? मतलब तालीम, हमारा तालीम से ताल्लुक नहीं है। ये हम वो बात बोल रहे हैं जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जो प्रायोरिटीज हमें नजर आती हैं, वो बात हम बोल रहे हैं। बात ये है, स्पीकर कौमी असम्बली ने जब ये कल बयान दिया, नहीं आप थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए कि स्पीकर जो ओहदा है वो मुल्क में चौथे नंबर पे अहम तरीन ओहदा होता है, यानी सदर, वजीर आजम, सेनेट का चेयरमैन और फिर स्पीकर असेंबली आता है, ऐसे यानी फोर्थ इन प्लेस आता है। और स्पीकर कितना इग्नोरेंट है कि वो कह रहा है कि इस स्कूल को इसलिए बंद किया है कि यहां पर बच्चों की तादाद कम थी, और महकमे का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ये है कि हमने इसको बंद किया है इसकी रेनोवेशन करने के लिए, सही, 3 महीने इसकी तज़ीन और आराइश करने के लिए। 3 साल हो गए बंद है। अच्छा, एक इनको ये नहीं पता, दूसरा बयान इन्होंने ये दिया कि हुकूमत तो नए स्कूल बनती है। तो इनसे कोई पूछे कि अगर आप लाहौर जैसे शहर के अंदर रहते हुए ये बयान दें तो आपकी अकल पर भी मातम करने को दिल करता है, आपकी कम इल्मी पर भी। हुकूमत पंजाब ने सरकारी तौर पर ऐलान कर रखा है कि हम नए स्कूल नहीं बनाएंगे। ये अब से नहीं किया, ये इन्होंने पिछली गवर्नमेंट में किया। आप ये बात हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि मुझे कोई बता दे पिछली एक दहाई में कितने स्कूल लाहौर जैसे शहर में बने हैं, कितनी आबादी बढ़ी है, और उस तनासब से कहीं आप ये पूछें लाहौर में सरकारी सतह पे बनाया गया, आप ये पूछें लाहौर में 8 सालों के अंदर कितनी नई सड़कें बनी हैं, कितने गली मोहल्लों को तोड़ा गया है, कितना भर जाएंगी, और एक सड़क कितनी बार बनी है, और हर एक ही जगह से तोड़ के कितनी मर्तबा दोबारा उसको ये पूछें। हमारे पास इसके लिए बड़ा डेटा है, हमने बड़ी वर्किंग की है इसके ऊपर, और हम ना सिर्फ वर्किंग कर रहे हैं बल्कि हम डिलीवर कर रहे हैं कि देखें हम आपको सड़कें बनाकर दे रहे हैं ताकि आपके घरों में खुशहाली आए, आपके खानदान तरक्की करें, क्योंकि हमारे नजदीक तरक्की की यही तारीफ है। सड़क बनाने से ही इस कौम पर बस खुदा का वास्ता है, इस कौम पर रहम करें, वो नहीं आने वाला। इस कौम की आइंदा आने वाली नस्लों पर रहम करें। क्यों इनकी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं? के इस 300 खानदान के बच्चों को इन्होंने इल्म से महरूम रखने की कोशिश की है। 300 बच्चे पढ़ते थे। ये दलील दी जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी शहर, किसी भी मुल्क का बहुत जरूरी होता है, वो आपकी तरक्की की अलामत समझा जाता है। इसको किस तरह देखिए, दो चीजें बड़ी मुख्तलिफ हैं। ये सेकेंडरी स्टेज पर आती है। आप पहले अपनी फाउंडेशन तो रखें ना। इनके नजदीक ये है कि बुनियाद, तरक्की की बुनियाद जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये वाला है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के नज़दीक तरक्की की बुनियाद और उसकी तारीफ ये है कि आप अपने यहाँ जदीद दौर के अंदर टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्टमेंट करें या फिर तालीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप इनोवेशन करें और उस इनोवेशन की बुनियाद पर लोगों के दिमागों को भी रोशन करें और उस इनोवेशन की बुनियाद पर मुल्क को नॉलेज इकोनॉमी बनाएं। अब हमारे यहाँ जो रास्ता अख्तियार किया गया, नॉलेज की भी हम बात करते हैं। हम नॉलेज पार्क जैसे लग्जरी मंसूबे बना देते हैं जहाँ पर जो है वो एजुकेशनिस्ट जाकर जो है अपेरेंटली तो कहा जाता है कि बहुत तरक्की होगी, बहुत से मौके वहाँ पर फराहम होते हैं। रज़ा भाई, एक तरफ तो हम एजुकेशन की बात कर रहे थे और तीसरी स्टोरी को भी थोड़ा सा लिंक कर दूं मैं साथ ही, उस पर भी आपका कमेंट ले लेती हूँ। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की सुनी गई है, 25 साल बाद सुनी गई है, अब मशीनरी तब्दील हो रही है। वही सेहत और तालीम के मैदान में हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। अब बात ये आती है कि जैसे एक पॉइंट आपने उठाया था कि अमूमन हमारी हुकूमत, ख़ासतौर पंजाब हुकूमत, ये तासुर देती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की की ज़मानत है। इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की की ज़मानत नहीं है, ये कॉस्मेटिक चेंज है। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उस पर चलने वाली तालीम याफ्ता नहीं है और तालीम का फुकदान है उस सोसाइटी के अंदर, तो वो रोड टूट जाएगी, वो गड्ढे बन जाएंगे ना। और उसको मेंटेन और सस्टेन सोसाइटी को रखने के लिए नॉलेज इकॉनमी, जिस तरह ये बात कर रहे हैं, इल्म का फ़रोग ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी का। आप मुकाबला करें दुनिया का किस फील्ड में, इस तरक्की में नहीं। ये जो कॉस्मेटिक तरक्की नज़र आ रही है आपको, आप उनको डिसिप्लिन में लेके जाएं, लोग डिसिप्लिन हों, एजुकेटेड हों, इंटेलेक्चुअल्स हों और कंट्रीब्यूट कर रहे हों सोसाइटी को, और सोसाइटी को बेहतर करने की जानिब राग़िब हों। अब हो क्या रहा है कि
आपने ले दे के जमा की है लिटरेसी 58% या इतनी कुछ आगे पीछे किया हुआ है। अब उस 58% में 52 सरकारी हैं और वैसे श्रीलंका जैसा मुल्क जो है वो हमसे लिटरेसी रेट में आगे मैंने है। देखा, बांग्लादेश जो है वो जिस हद तक तरक्की कर चुका है। मैं श्रीलंका की बात करता हूँ। श्रीलंका जाने का इत्तेफाक हुआ 1-2 बार। अब मसला ये है कि जो उनके बेस्ट रिजॉर्ट्स और होटल्स है ना, वहाँ पे पुख्ता सड़क नहीं जाती है और वो ममनू है श्रीलंकन लॉज में कि आप जंगल में से सड़क नहीं निकाल सकते, दरख्त कट जाएंगे। और उसी कल्चर को, उसी इकोसिस्टम को उन्होंने मेंटेन रखा हुआ इकोलॉजी के। एक वहाँ पर एक लॉ पास हुआ है जिसमें आप दरख्त नहीं काट सकते। आप अपने घर के अंदर नहीं काट सकते। ये है। अब ये तो हुई कंजर्वेशन की बात और सोसाइटी तरक्की याफ्ता के उनका लिटरेसी रेट 98% है और हमारा गरीबों के वोट लेकर हमारा तो खींचतान के 50% गरीबों के जो सिर्फ पढ़ सकते हैं अखबार में अपना नाम लिख सकते हैं उसको भी हम बीच में डाल देते हैं। गरीबों के वोट लेकर, कमजोरों के वोट लेकर ताकत इसलिए हासिल की जाती है कि हम जो मर्जी चाहे करें और हम जंगल का कानून नाफिज करें या फिर कानून का सहारा लेकर हम कानून नाफिज कर दें जो श्रीलंका में है। कम से कम हमारा जो लिटरेसी रेट है वो तो 98% हो जाएगा। वहाँ पे ऐसा आपको नहीं फील होता कि गंदगी पड़ी हुई है वहाँ पे, रोज आपको साफ दिखाई देते हैं। रजा साहब, आप कभी आप इतने अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप देखें कि ये जब से हुकूमत में है ना, इनके जो 9 रत्न है ना वो नहीं तब्दील हुए। 9 रत्न तब्दील होंगे तो माइंड सेट बदलेगा। वो अभी मुस्तकबिल करीब नहीं, वो हो नहीं सकता। देखिए, हो नहीं सकते क्योंकि ये भी बेनिफिशियरी हैं, वो भी बेनिफिशियरी हैं। ये उन्हीं 9 रत्न के साथ कैसे माइंड सेट चेंज करेंगे, ये इम्पॉसिबल है। मलजूम हो गए। हाँ बिल्कुल, ये हो गया है। बहुत शुक्रिया अकमल सोमरू, आप हमारे साथ मौजूद थे। रजा भाई आप हमारे साथ ही रहिएगा। मेरा शहर लाहौर शामिल करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अब सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में आज का हमारा टॉपिक है मकबरा जहांगीर में बारादरी और रज़ा खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा भाई सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी बारादरी होती क्या? ये बारादरी अमूमन यानी 12 दरवाजे या 12 रास्ते उसको होते हैं। एक ऐसी इमारत या एक ऐसी जिसमें वेंटिलेशन को सामने रखते हुए, ये मुगलिया दौर की इख्तरा है और कहा जाता है कि ये तर्ज तामीर जो है ये ईरान से हुमायूं साथ लेके आए थे। लेकिन उसी दौर में कामरान की बारादरी जो दरिया के अंदर इस वक्त मौजूद है ये बन चुकी थी और इसके इर्द गिर्द बाग भी था मिर्ज़ा कामरान बेग का जो हुमायूं के भाई थे शहनशाह। उसके बाद बेशुमार बारादरियाँ बनी हर दौर में। कहीं ना कहीं हजूरी बाग की बारादरी जहाँ पे आजकल फंक्शन भी होते हैं, बादशाही मस्जिद के सामने वाइट मार्बल की जो बनी हुई, वो इसी तरह शेर सिंह की बारादरी जो नवाज शरीफ हॉस्पिटल कोट ख्वाजा सईद के साथ बिल्कुल वाक़ है। अच्छा। बड़ी देखने से ताल्लुक़ रखती है मानूमेंट। इसी तरह एक बारादरी थी फतेहगढ़ की बारादरी। ये फतेहगढ़ का जो इलाका है इसमें वाक़ थी और बाग था एक, और फतेह सिंह का बाग था। ये अब वो सब इंक्रोचमेंट का शिकार होगा हर चीज़। अब तो वहाँ हाउसिंग सोसाइटी या कुछ इस तरह के सिस्टम नज़र आता है। हाँ। लेकिन ये भी बारादरियाँ थी और इस तरह किले के अंदर भी बारादरियाँ भी हैं, 8 दरियाँ भी हैं, यानी मुख्तलिफ रास्ते 12 किसी के 8 किसी के सैदरा यानी 4 3 इस तरह भी है। और ये जो शाहदरा की बारादरियाँ ये 2 हैं। और आपके जो मकबरा जहांगीर के अंदर जाते हैं जब अकबरी सराय से होते हुए तो दोनों साइड्स पे, एक साइड पे जो शाहदरा टाउन है उस साइड पे आ जाती बारादरी और दूसरी जो है वो बिल्कुल दरिया की तरफ आ जाती है बारादरी। अच्छा। क्योंकि इलाका ढेर सारा 65 एकड़ है सिर्फ वो जहांगीर का मकबरा जो है वो इलाका, तो उसमें दूर दूर नजर आती है। अब जंगल में ऐसे गुमशुदा नजर आती है। अच्छा। बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और गुज़श्ता 1 साल में हुकूमत पंजाब ने महकमा आसार कदीमा ने इसकी रेस्टोरेशन का बीड़ा उठाया हुआ है और अब तवक्को यही है कि इस साल इस बारादरी पे कुछ ना कुछ ऐसी जो तब्दीलियाँ आएंगी कि लोगों के लिए ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाएगी और वहाँ देखेंगे इसको बारादरी को और इसके तर्ज तामीर को। और ख़ासतौर स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री के हैं, आर्कियोलॉजी के हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी के हैं, वो देखेंगे मुगलों की क्या सोच थी, क्यों ये इस तरह की चीज़ें बनाया गया वैसे। बिल्कुल ये असल में अमूमन ये बागों के बीच में होती हैं कि ताकि ठंडी हवा हर साइड से जो है
वो वेंटिलेशन हो और हवा आती रहे और समर पैलेसेस की तरह की ये कैफियत रहे और हर खुशबू हो और मंजर भी चारों तरफ से नज़र आते हों। तो ये बुनियाद कई एक मंजिला है, कई 2 मंजिला है, जैसे हजूरी बाग है ये 2 मंजिला बारादरी है और खूबसूरत इमारतें हैं ये, बड़े बड़े रोशनदान भी, बड़े रोशनदान। अमूमन जो शाहजहां के दौर की बारादरियाँ हैं या इमारतें हैं उनमें वाइट मार्बल या संगमरमर वाफर मिकदार में इस्तेमाल हुआ, फिर उस पर इनले वर्क है, फुलकारी है, उसके ऊपर फ्रेस्को और स्टको ऑर्नामेंटेशन इस तरह की है कि देखने से ताल्लुक़ रखती है। इंटीरियर अगर आप देखें इसके बारादरियों का तो ये जो शहनशाहों की नज़ाकत है, जो मलकाओं की, जो शहजादियों की, वो वहाँ नज़र आती है क्योंकि अमूमन शाही ख़ानदान ही वहाँ उन बारादरियों में बैठा करते थे, इंजॉय किया करते थे। इस तरह की बारादरियाँ कुछ नवाबों ने भी बनवाई हैं, जैसे जो वज़ीर ख़ान है, नवाब वज़ीर ख़ान जो वज़ीर आज़म थे और लाहौर के गवर्नर थे शहनशाह शाहजहाँ के दौर में, तो उनकी बनाई हुई बारादरी NCA के बिल्कुल साथ है। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में अगर आप देखते हैं जहाँ पे अखबारात पढ़े जा रहे होते हैं तो वो बारादरी भी उस दौर से ताल्लुक़ रखती है और बड़ी खूबसूरत है। अच्छा। उस बारादरी के अंदरूनी जो ज़िबाइश है, जो ऑर्नामेंटेशन है, उसको देखें और दूसरी तरफ आप मस्जिद वज़ीर ख़ान को देखें या शाही हमाम को देखें तो आपको एक मुमासलत नज़र आती है, एक रिचनेस नज़र आती है इन इमारतों में। अगर आप देखते हैं, गौर करते हैं, स्टडी करते हैं तो उस दौर में दौलत की फरावानी भी देखी जा सकती है कि इतनी जो सोसाइटी है इतनी गई गुजरी नहीं थी, क्रिएटिविटी भी थी और आर्टिजन्स जो हैं इनका शहनशाहों का और नवाबों का एक काम ये भी था कि उस दौर में कि जब कहत या भूख होती थी तो उस वक्त वो इस तरह की बड़ी कोई इमारत शुरू कर दिया करते थे। बीमारियां अमूमन उस लिहाज से नहीं थी जो हमें देखते हैं ना मुग़ल दौर को, तो उस तरह की बीमारियां नहीं थी कि हॉस्पिटल्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आती। लेकिन चूंकि उस वक्त ज़्यादा मसला भूख का था और भूख के मसाइल को हल करने के लिए बादशाह फिर अपने अनाज और गले के ज़खायर हैं वो खोल दिया करता था और ये मज़दूर जो है वो इस काम पे लग जाया करते थे और फिर इमारतें बनती हैं। ताज महल बनता है। ताज महल भी बनने के पीछे कहा यह जाता है कि एक फैक्टर ये भी था कि उस दौर में कहत पड़ गया था और बादशाह और शाही ख़जाने से फिर जब मज़दूरों को रोज़ी और रोज़गार मिलना शुरू हो गया, अच्छा। अनाज मिलना शुरू हो गया तो इस तरह इमारत भी बनती रही और फिर साथ साथ जो है वो गुर्बत जो उस दौर की थी या कहत है उस पर काबू भी पा लिया गया और लोग बागी नहीं हुए। जो बगावतें ख़त्म करने के लिए भी अमूमन इस तरह की इमारतें शुरू कर दी जाती थी जो बहुत ही बड़ी हुआ करती थी। अब जो मकबरा शाहजहाँ है ना, जो मकबरा जहांगीर है, इसकी जो साइज़ है या इसकी मैग्नीट्यूड है या इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये ताज महल के बाद किसी भी किस्म का जो सबसे बड़ा मकबरा ये है। अच्छा। और उसकी ताज महल, लेकिन उस तरह से इसको इम्पोर्टेंस तो नहीं, वो इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दी गई कि एक तो ये है कि हमारे यहाँ आर्कियोलॉजी के साथ रवैया हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा है। हालांकि ये हमारे ही यानी मुसलमान हुक्मरान थे लेकिन हम अमूमी रवैया यही है कि ये आर्कियोलॉजी क्या चीज़ है, अब नमाज़ें पढ़ें वगैरह ये चीज़ें करें, लेकिन इस तरफ बहुत कम लोग या हमारी उस दौर की ब्यूरोक्रेसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी जब दी जानी चाहिए थी। जब इंटरनेशनल प्रमोशन चाहिए तो उस वक्त दी नहीं गई। फिर बाद में इंक्रोचमेंट्स होती गई, लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए। फिर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनेस्को है, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप उनको इन इमारतों को मेंटेन से स्टैंडर्ड पर करें तो हम इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करें। है उसके जिसको जी बिल्कुल। अगर उस पर नहीं करेंगे तो आप इंटरनेशनल प्रमोशन यूनेस्को के लेवल पे होनी है या उस फोरम पे होनी है, वो नहीं हो पाएगी। तो ये आप टेंटेटिव लिस्ट में है। इंटरनेशनल हेरिटेज कंसीडर हो जाता है तो फिर यूनेस्को की जानिब से बिल्कुल। अब ये जो मकबरा जहांगीर है, ये आसिफ जहाँ का मकबरा है और नूर जहाँ का मकबरा है, ये टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हो गए हुए हैं यूनेस्को की। अगर इसे बाकायदा परमानेंट लिस्ट में शामिल करवाना है तो हमें ये एक्शन लेने होंगे कि जैसे इंक्रोचमेंट्स हैं ख़त्म हों, उसके बिल्कुल पीछे जो सतह ज़मीन है वो बहुत ऊंची है। अब लोग उधर से इंक्रोच करके मकबरे में घुस जाते हैं और फिर चोरियां भी होती हैं, इनसिक्योरिटी भी आ जाती है। अब कुछ ही दिन पहले इसी तरह के मकबरे के अंदर चोरी हुई, वो जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था उसके सारे ग्राइंडर्स वगैरह लेके चोर लेके भाग गए। तो ये चीज़ें हैं जो रुकावट हैं। अब हुकूमत को ये करना होगा कि जिस तरह ऑरेंज लाइन पे आपने ज़मीनें ख़रीदी हैं और महंगे दामों ख़रीदी हैं,
40-40 लाख का एक मरला आया है यहाँ पे। तो इसी तरीके से जो है ये मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके पीछे जो एक्सेस पॉइंट है, लोगों की जो इंक्रोचमेंट्स है, उसको ख़त्म करें, उनको मुआवजे दें, उनको कंपनसेट करें, इन इमारतों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके आएँ। और जो एक्सेस है इन इमारतों तक, जैसे आप शाहदरा का पुल है, वहाँ से लेकर शाहदरा के मकबरे यानी जहांगीर तक आते आते आपका घंटा अगर लग जाए ट्रैफिक की वजह से या आप फाटक की वजह से, क्रॉसिंग की वजह से आप फंसे रहें, तो बेहतर है कोई तरक्याती काम इस तरह का भी हो जाए ताकि वो अप्रोच जो है वो आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया रज़ा खलील साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे एक मरतबा फिर से आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मौजूद हैं, अलमास हैदर साहब। उनसे हम बात करेंगे, ट्रेडर्स की प्रॉब्लम्स के हवाले से बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, और अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो किस तरह से यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, किस तरह से उसे फैसिलिटेट किया जाता है, और फिर क्या ये फिजिबल है यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट करके प्रॉफिट मार्जिन जो है उसका क्या हिसाब किताब होता है, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? मसरूफियात सुबह से शाम तक कुछ अपना बिजनेस है और कुछ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जिम्मेदारी है, सो वो दोनों के अंदर ही सारा दिन गुजर जाता है। अच्छा, वो तो फिर साथ साथ चलता रहता होगा बिजनेस भी और जी करता है कि कितनी मीटिंग्स हैं और या कॉन्फ्रेंसेस हैं चैम्बर में, वहाँ पे उतना टाइम देना पड़ता है, बाकी का जो टाइम बच जाता है वो फैक्ट्री में ये कंपनी में जाके देता हूँ। अच्छा, अगर हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो हाउ डज इट प्ले अ लाइक रोल इन ट्रेडर्स बिजनेस? किस तरह से ये हाउ डज इट वर्क? एक आम आदमी को ये चीज़ किस तरह समझ आएगी? लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो रोल है वो लोगों जो बिजनेसमैन हैं उनके इंटरेस्ट को सपोर्ट करना है, उनके इंटरेस्ट को गवर्नमेंट तक उनकी बात को पहुँचाना है और कोशिश करना है कि गवर्नमेंट ऐसे कवानीन बनाए जो कि बिज़नेस के लिए आसानियाँ पैदा करे। और ये एक बहुत कांस्टेंट एक एफ़र्ट है, मतलब इस तरह से कराची में भी चैम्बर है, इस तरह से और शहरों में भी चैम्बर है, वो अपनी अपनी बिज़नेस कम्युनिटी की आवाज़ बन जाते हैं और वो आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर फिर ट्रेनिंग भी आ जाती है, आप अपने मेंबर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं ताकि वो बेहतर बिजनेसमैन बन सकें। वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, वहाँ पे जो मसाइल होते हैं वो भी डिस्कस होते हैं और कोशिश ये होती है कि ट्रेड और इंडस्ट्री के मसाइल को बजाय ये कि गवर्नमेंट फैसला करे कि इनमें से किस साइड पे उन्होंने जाना है, हम यहाँ पे खुद फैसला करके बात को आगे पहुँचाएं अपनी। बिल्कुल सही। अच्छा, यानी कि एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स और जितने भी उसके सोल्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट के साथ उसको डील करने में। कैसे इसका मेंबर बना जाता है? मेंबर बनने के लिए जो दो पाबंदियां हैं, वो सबसे पहली तो ये है कि टैक्स पेयर होना चाहिए और उसका अपना कोई कारोबार होना चाहिए। सो कारोबार करके आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है गवर्नमेंट के साथ और आपको अपना टैक्स फाइल करना पड़ता है। जब वो फाइल हो जाता है, ये दो कागज़ लेके, और फिर जो ओनर है उसकी शनाख्ती कार्ड और तस्वीर और ये दो चार चीज़ें जो कागज़ होते हैं वो वहाँ पे जमा करा दें, मेंबरशिप हो जाती है। और मतलब इट्स दैट इजी। अच्छा, टैक्स की आपने बात की और अभी पिछले दिनों और अभी भी एक प्रॉब्लम जो कंटिन्यूस चल रहा है ताजरों के साथ, ताजरों की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया बहुत मरतबा इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से, और टैक्सेस की जो शराइत हैं उस पर थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजरों के, वो क्या मसाइल चल रहे हैं? असल में गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है बैंक से पैसे विड्रॉ करने के ऊपर 0.6% उन्होंने लगाया था, जो अब 0.4 किया हुआ है उन्होंने, वो एक प्यूनिटिव टैक्स है। और जो ताजर बरादरी है उनका कहना ये है कि चलें कम से कम वो लोग जो टैक्स दे रहे हैं उनको तो इसमें से निकाल देना, अगर बाकी जो टैक्स नहीं दे रहे, अगर वो 50,000 रुपये से ज़्यादा निकलवाते हैं और उनको टैक्स देना पड़ता है तो वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो भी एक, क्योंकि उनमें बेवाएँ भी हैं, उनके अंदर यतीम भी हैं, उनके अंदर जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी हैं, तो ये इन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सैलरी एम्प्लॉयज़ भी हैं जिनकी सैलरी ट्रांसफ़र होती है तब भी डिडक्ट होते हैं, टैक्स कर रहे हैं। तो बहुत से और भी लोग इसकी जद में आ गए हैं, ये जो ट्रांजैक्शन के ऊपर जो टैक्स लगा है। सो उसके ऊपर उन्होंने सबने आवाज़ उठाई कि ये बहुत प्यूनिटिव है, इसको आप कम करें। तो गवर्नमेंट ने 0.6 से इसको 0.4 कर दिया। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट इसको विड्रॉ टोटली नहीं करेगी। अच्छा। और इसका हल बिजनेसमैनों के लिए यही है कि वो जाके अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करनी शुरू कर दें। जब वो फाइल करेंगे तो
उस सूरत में शायद 0.2% लगता है टैक्स। अच्छा। तो वो 0.2% जो इकट्ठा होता जाएगा, साल के बाद जितना टैक्स बनेगा वो उसकी तरफ उसको जमा करके उसका नंबर दे सकते हैं, उनको और टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स फाइलर बन जाए। 0.2% भी लगेगा फाइल और रजिस्टर्ड टैक्स पेयी पर, तो वो तो फिर फेयर ना हुआ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी टैक्स वो फिर एडजस्टेबल होगा ना। ये 0.4% तो एक दफ़ा लग गया तो क्या, अच्छा, हुकूमत के खाते में चला गया। तो वहाँ पे अगर उसका कोई मुनाफा हुआ है और उसके अगेंस्ट फर्ज करें उसने 10,000 पे टैक्स देना है और उसके ये 0.2% कर करके 5-7 हज़ार पे बन जाते हैं, तो उस 5-7 हज़ार की एडजस्टमेंट लेगा, बाकी 2-3 हज़ार जमा करा देगा। अच्छा। तो उसकी टैक्स की लायबिलिटी पूरी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो वो उसको क्लियरेंस जो है वो एडजस्टेबल है, जी वो एडजस्टेबल है उस सूरत में। क्या प्रॉब्लम क्या है फिर टैक्स रिटर्न फाइल जमा असल में अभी तक टैक्स पेयर और टैक्स लेने वालों के दरमियान ट्रस्ट नहीं डेवलप हो रहा। उनका टैक्स देने वालों का ख्याल ये है कि जिस दिन हमने टैक्स दे दिया उसके बाद हमारी जो आने वाली पुश्तें हैं वो भी फंस गई और उनको नोटिस आने शुरू हो जाएंगे और तकलीफ़ें होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो पाकिस्तान में टैक्स सबसे ज़्यादा उस वक्त बढ़ा था जिस वक्त सेल्फ असेसमेंट स्कीम आई थी, और 4-5 साल में 4 गुना टैक्स बढ़ गया था, क्योंकि लोगों पे गवर्नमेंट ने एतबार किया था कि जो आपका टैक्स बनता है खुद जमा करा दीजिए। अब उसके कुछ अरसे के बाद हुआ ये कि जो गवर्नमेंट चेंज हुई तो जो टैक्स लेने वाले इदारे हैं उन्होंने कहा जी हमारी पावर ख़त्म हो गई है, हम जाके ऑडिट नहीं कर सकते, लोग कम देते हैं। तो जब वो कोर्सिव उन्होंने अपनी पावर को इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो जो देने वाले थे वो घबरा जाते हैं। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि होना ये चाहिए कि लोगों को टैक्स देने की इजाज़त होनी चाहिए और उनसे सवाल उस वक्त पूछा जाए जब आपको यकीन हो कि उसने कोई गलत काम किया है। बिल्कुल सही। और नॉर्मली दुनिया में ये होता है कि 5 साल में एक दफ़ा ऑडिट हो सकता है किसी का। हमारे यहाँ तो हर एक दफ़ा आपने एक फाइल कर दें सही, तो जितने ऑडिट हैं तो आप ही के होंगे, उन लोगों के नहीं होंगे जो टैक्स नहीं देते। तो एक ऐसा नेगेटिव सा एक माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से लोग फिर कहते हैं कि ना ही दो तो अच्छा है, क्योंकि अगर दे दिया तो फंस जाएंगे। फिर वो बेचारे दूसरी तरफ भी तो फंस गए ना, बैंक ट्रांजैक्शन में जो है वो उनके पैसे डिडक्ट होते हैं। ठीक है, वो डिडक्ट हो गए, लेकिन उनको बार बार जाके ऑडिट और गवर्नमेंट के दफ्तरों के चक्कर तो नहीं लगाने पड़ते। सो एक दफा आप टैक्स फाइल कर दें। 0.4% ना। सो द पॉइंट इज आई थिंक अभी तो लोग दे रहे हैं उस हिसाब से। पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को जब तक अपने टैक्स पेयर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा उस वक्त तक ये 2 अलग-अलग ट्राइब बने हुए होंगे। एक ट्राइब है जो टैक्स लेने वाला है, एक ट्राइब है जो टैक्स देने वाला है, और इन दोनों के दरमियान झगड़ा चलता रहेगा। ये एक होना चाहिए। हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं। मेरा ये यकीन है कि अगर मैं पाकिस्तान में रह के और इसकी तमाम फैसिलिटीज़ को यूज़ करता हूँ, वो जो मेरा राइट है, तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि मैं अपने हिस्से का टैक्स दूँ। बिल्कुल सही। अगर मेरी कोई आमदन है। चैम्बर क्या किरदार अदा कर रहा है इस? तो चैम्बर दोनों काम करता है। चैम्बर जो हमारे मेंबर हैं उनको समझाता है कि टैक्स देना बड़ा मुनासिब चीज़ है और आपका फ़र्ज़ है कि आप टैक्स दें, और गवर्नमेंट को समझाता है कि खाम खा कोर्सिव मैयज़ मत लें, क्योंकि आप लोगों को इस घबराहट के अंदर जो मकसद है कि हम सब एक हो के काम करें, सब एक हो के मुल्क के लिए काम करें, वो मकसद ख़त्म हो जाता है। सही सही। तो फिर कुछ मिसालियत नज़र आ रही है इन दोनों चीज़ों में? ये एक कांस्टेंट स्ट्रगल है जी। ये मतलब कई सालों से चल रही है और मेरे ख्याल कई सालों तक चलती रहेगी। सही। गवर्नमेंट का एक अपना नज़रिया है, उस नज़रिए को उनको बार बार समझाना पड़ता है कि आप उसको मेलो डाउन करें, अपनी टोन को मेलो डाउन करें, आपके जो ख़त है उनकी लैंग्वेज को ठीक करें, ताकि अगला बंदा, अगर आप एग्रेसिव होंगे तो फिर अगला बंदा लीनियंट कभी भी नहीं होगा। फिर एक एग्रेशन, मतलब अगर एक तरफ से एग्रेशन किया जा रहा है तो अगर एक जगह नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ तो साउथ पोल तो क्रिएट होना ही है ना। ये तो मैग्नेटिज्म का एक फंडामेंटल, किसी ना किसी को तो अपने आप को डाउन करके जो है वो बात करनी होगी। और आपने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि देयर वाज अ टाइम जब टैक्सेस जो है वो पे किए जाते थे क्योंकि लोगों पर ट्रस्ट किया जाता था। अब लोगों पर ट्रस्ट नहीं है, और जब ट्रस्ट नहीं किया जाता तो फिर लोग कहते हैं हम जो मर्जी करें, हमने ये भी नहीं पे करना। मतलब वो जो पंजाबी स्टाइल से फिर कहते हैं फिर कर लो जो करना। हाँ, साढ़े को उंडा जो कर लो असली नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा लाहौर शहर में अगर हम बात करें, ताजरों का दूसरा बड़ा मसला पार्किंग का है कि पार्किंग अवेलेबल नहीं है। मतलब
अब कल ही हम एक खबर डिस्कस कर रहे थे कि मेन बुलेवार्ड और जितनी भी एम आलम रोड या पोश इलाकों में भी जितने प्लाजास हैं, जितनी जगह हैं, वहाँ पे पार्किंग में उन्होंने दफातर बना दिए, दुकानें बना दी। तो फिर अंदरून साइड पर और शाह आलम साइड पर अगर हम चले जाएँ, आजम क्लॉथ मार्केट साइड पर, मतलब इस तरह की जो मिसालें, वहाँ तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ होगा पार्किंग का। हुआ ये है कि जो प्लानिंग के डिपार्टमेंट है, मसलन LDA है या हमारे और भी इदारे हैं जो कि प्लानिंग करते हैं, उन्होंने जोनिंग से अपने आप को, जोनिंग का जो प्रोसेस था वो उन्होंने ख़त्म करके उन्होंने कन्वर्जन पे चले गए। अच्छा। कि एक अगर रेजिडेंशियल एरिया है तो असूली तौर पे तो उसको रेजिडेंशियल रहना चाहिए। उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप दफ्तर खोलना बेशक खोल लें, आप हमें 1,60,000 रुपये मरला की फ़ीस दें और हम उसको कन्वर्ट कर देंगे टू अ कमर्शियल एरिया। अच्छा। इसी तरह से आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि सारे लाहौर में जितनी फैक्ट्रियाँ हैं 1200 के अलावा वो सारी इलीगल हैं। अच्छा। वो क्यों इलीगल हैं? क्योंकि सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में 800 प्लॉट हैं और कायद आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट कोटलखपत में 400 प्लॉट हैं। अच्छा। ये तो 1200 हैं जो कि फैक्ट्रियों के लिए जगह थी। 40,000 फैक्ट्रियाँ जो लाहौर के अंदर और लगी हुई हैं, उनके लिए जगह ही कोई नहीं है। तो लोगों ने, किसी ने रेजिडेंशियल में लगाया, किसी ने एग्रीकल्चर में लगाया, किसी ने सड़क के साथ लगा दिया। तो ये हमारी फिरोजपुर रोड भी सारी इंडस्ट्रियल हो गई, हमारी मुल्तान रोड भी इंडस्ट्रियल हो गई, हमारी गुजरांवाला वाली सड़क भी इंडस्ट्रियल हो गई, शेखपुरा रोड भी इंडस्ट्रियल हो गई। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता, आखिर लोगों को रोज़गार देना है, लोगों ने काम करना है, लोगों की ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें पूरी करनी है। तो जो हमारे वो इदारे हैं जिन्होंने प्लानिंग करनी है वो पीछे रह गए हैं और हमारी इंडस्ट्री और ट्रेड और कॉमर्स आगे निकल गई है। वक्त है जो कि आजकल हम LDA से बहुत ज़्यादा इंगेज हुए हैं इसके ऊपर कि आप अपनी जोनिंग दोबारा से करें। ठीक है। जो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन गए हैं, जो सड़कों जिन पे फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, इनको हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिक्लेयर कर दें। ये खाम खा लोगों को तंग ना करें, वो अपना काम करें। वहाँ पे जो अपने रेजिडेंशियल बनाना है उसको रेजिडेंशियल बनाएं। जहाँ पे पार्किंग का मसला है वहाँ पार्किंग के कम से कम ऑल्टरनेट प्रोवाइड तो करें ना, कोई जगह तो दें। वो जोन करेंगे तो प्रोवाइड होगा ना। फैक्ट्रियाँ कभी भी उठ के दूसरी जगह नहीं जाती हैं। जिस शख्स ने 2 एकड़ ज़मीन के ऊपर 2 लाख स्क्वायर फुट या 10 लाख स्क्वायर फुट की फैक्ट्री बना दी है, वो उठा के कहाँ लेके जाएगा उसको? मशीनें वहाँ लगी हुई हैं, मजदूर वहाँ पे रहते हैं, मैनेजर वहाँ पे रहते हैं। लेकिन अगर वो रेजिडेंशियल एरिया में होगा तो फिर उसका सद्देबाब क्या होगा? वही है ना, मैंने कहा कि चूंकि गवर्नमेंट ने इसको किया कुछ नहीं, अब वक्त आ गया है कि इसको जोन कर दे, उसके कहीं यहाँ फैक्ट्री होगी यहाँ पे। ठीक है। और रेजिडेंशियल एरिया ये होंगे हमारे, और ये रेजिडेंशियल एरिया के अंदर स्कूल यहाँ पे होंगे और यहाँ पे कमर्शियल सेंटर यहाँ पे होंगे। अगर वो जोनिंग कर दे, जो कि सारी दुनिया का तरीक़ेकार है, तो ये बहुत सारे पार्किंग के मसाइल, स्कूलों के मसाइल, ट्रैफिक के मसाइल, बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। अच्छा। ये लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से है जो हमें आज ये सारी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, चूँकि आप खुद भी एक बिजनेसमैन हैं और आप सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं, बिजनेस करना पाकिस्तान में किस हद तक फिजिबल रहा है, जबकि आपके पास सोर्सेज की कमी भी है? पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। जो पहले 4 मुल्क हैं वो दुनिया के सबसे खुशहाल ममालिक में आते हैं। सो आबादी जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इनको काम पे लगाएं, इनकी आमदन होगी या खर्चा करेंगे। काम पे कैसे लगाएं? अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बेतहाशा है, मास्टर्स की डिग्रियाँ लेके लोग वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे मैट्रिक पास लड़का चाहिए। क्या करें? हालात तो बेहतर नहीं हो रहे। हालात तो तभी बेहतर होंगे ना जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे कि फैक्ट्री लगाना, दुकान खोलना, होटल बनाना, क्लिनिक बनाना आसान होगा। हमारे यहाँ पे अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान 138वें लेवल पे है। 199 मुल्कों में से हम 138वें पे हैं। आज से पिछले साल हम 128वें पे थे, उससे पिछले साल हम 111वें पे थे। बढ़ता जा रहा है। हम वी आर गेटिंग वर्स। और इस वक्त रूस के अंदर काम करना ज़्यादा आसान है, पाकिस्तान में काम करना मुश्किल है। ये आपने बड़ी खतरनाक फैक्ट्स सुना दी हैं, इस पर मैं आपसे मजीद डिटेल में बात ज़रूर करना चाहूँगी। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
और अब हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अलमास हैदर साहब। अलमास साहब, हम बात कर रहे थे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड यू सेड रशिया में बिजनेस करना ज़्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान, इसकी क्या वजह? जी, ये वजह यह है कि जो हर मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके तहत कंपनियां बनती हैं, जिनके तहत टैक्स दिए जाते हैं, जिनके तहत ज़मीन खरीदी जाती है, जिनके तहत बिल्डिंगों के नक्शे बनते हैं, ये सारे काम करने के लिए हमने 60s, 70s और 80s के बाद हमने अपने कवानीन को इम्प्रूव नहीं किया। और वजह ये नहीं है कि हम खराब हो गए हैं, वजह यह है कि बाकी मुल्क बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं और हम जिसकी वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता उस सारी लिस्ट के अंदर नीचे से नीचे जा रहे हैं। और इसकी वजह से हमारे अपने लोग भी घबराते हैं इन्वेस्टमेंट करने में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी अगर आप देखें तो तकरीबन ड्राई आउट ही हो गई है। अगर ये CPEC का और चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट ना आ रही हो तो तकरीबन ना होने के बराबर है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। हमारा $1 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा। तो दुनिया में हमसे छोटे मुल्क हैं, मतलब बांग्लादेश को देखें, श्रीलंका को देखें, इस तरह के जो मुल्क हैं कहीं पे 5 बिलियन की आ रही है, कहीं 10 बिलियन की आ रही है, कहीं 20 बिलियन की आ रही है। बिलियन कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन हमने अपने आप यहाँ पे इतने कवायद मुश्किल कर दिए हैं। तो इसके ऊपर हमने काम शुरू किया कि वो कवायद हैं क्या जिन पर ख़राबी हो रही है। अब मैं आपको छोटे छोटे 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल ये है कि अगर पाकिस्तान में आपने कॉर्पोरेट बॉडी बनानी हो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, एक मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी हो, तो आपको कम से कम 19 दिन लगते हैं कंपनी बनाने में और 8 महकमों से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। अच्छा। जबकि जो न्यूजीलैंड है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे 2 घंटे के अंदर कंपनी बन के तमाम रजिस्ट्रेशन हो जाती हैं। पाकिस्तान में 4,500 कंपनियां साल की रजिस्टर होती हैं, न्यूजीलैंड में 47,000 कंपनियां साल की रजिस्टर होती हैं। कितना बड़ा डिफरेंस आ गया फिगर में। अच्छा, अब वजह क्या है? अच्छा, अब उसके ऊपर हम गवर्नमेंट से इंगेज कर रहे हैं कि आप एक पोर्टल बना दें जहाँ पे अगर मैंने कंपनी बनानी है, मैं सारा अपना डाटा डालूं, वहाँ से ईमेल FBR को चली जाए, वहाँ से सोशल सिक्योरिटी को चली जाए, EOBA को चली जाए, और जो महकमे जिनमें रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है वहाँ पे चली जाए, और वहाँ से वो एक नंबर दे दें हमको, वो भी ईमेल कर दें हमको, ताकि हमें ना कहीं जाना पड़े ना कहीं आना पड़े, ऑनलाइन कर दिया जाए। ये दुनिया में हो रहा है। अभी तक तो नहीं हम इसको करवा सके, हालांकि कॉमन सेंस है, कोई ऐसी अजीब बात नहीं हम करें, रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है। लेकिन उनको फिर अपने तमाम कवानीन और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को जॉब मिले हुए हैं कि वो उन्होंने एक कागज़ लेना है, कागज़ को चेक करना है। जब कागज़ ही नहीं होगा तो उसकी जॉब बेचारे की क्या होगी? तो गवर्नमेंट को पूरा अपने निज़ाम को रिव्यू करना पड़ रहा है। ठीक है। और अभी तक कोई सेर हासिल इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। सर, एक मिडिल चीज़ भी तो बनाई जा सकती है, कोई 1 विंडो टाइप अगर सेटअप लगा दिया जाए कि आप वहाँ जाकर चलें, ईमेल पे ऑनलाइन करने में उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह से भी तो सजेस्ट किया जा सकता है कि 1 विंडो बना लें, दफ्तर बना दें जो मिडिल मैन। लेकिन वो जो बहुत सारे जो काम हैं जो इस वक्त हो रहे हैं वो सारे के सारे ख़त्म करने पड़ेंगे, तभी ये आसान होगा ना काम। बिल्कुल। और IT सारी दुनिया में, पाकिस्तान में भी IT के एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं। अगर IT सारी दुनिया में हो रही है तो हमें ज़रूर मैनुअल तरीके से काम करना है। और क्या हम उन लोगों को किसी बेहतर जॉब पे नहीं लगा सकते हैं, उनको बेहतर काम नहीं दे सकते हैं? सही। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर एक इनर्शिया होता है और वो इनर्शिया अभी तक जो है वो रुकावट बना हुआ है। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में एक आम कंपनी 47 मरतबा टैक्स देती है। 47 मरतबा टैक्स देती है। अच्छा। ये तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। जो मेरे पास नंबर है वो 95 मरतबा है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कैसे। इनकम टैक्स हमें 5 मरतबा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 5 मरतबा टैक्स देना पड़ता है, हर 3-3 महीने के बाद, और फिर 1 साल के बाद रिटर्न देनी पड़ती है। अच्छा। सोशल सिक्योरिटी 12 दफ़ा जमा करानी पड़ती है। EOBI 12 दफ़ा जमा कराना पड़ता है। दफ़ा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट का एक कानून है कि आप हर महीने जब तनख्वाह दें तो आप उसको कैलकुलेट करें और इतने पैसे गवर्नमेंट के खाते में जमा करा दें। ठीक है। तो 12 दफ़ा जमा करवानी पड़ेगी। ठीक। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स है तो 1 दफ़ा देना पड़ता है, प्रोफेशनल टैक्स है तो 1 दफ़ा देना पड़ता है। ये सारे आप टैक्स इकट्ठे करें तो 47 मरतबा वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। उसके बाद प्रोविंशियल सेल टैक्स भी आ गया है जो कि 12 मरतबा देना पड़ता है अगर मैं पंजाब में काम कर रहा हूँ। अच्छा, वो भी तो वो 59 टाइम्स हो गया, 57 टाइम। और अगर मैं सिंध और बलूचिस्तान और KPK में भी काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी 12 मरतबा दूंगा, तो को 95 दफ़ा देना पड़ता है। अच्छा। अब जब 95 दफ़ा टैक्स देना पड़ता है
तो इतना यहाँ पे प्रॉफिट होता है कि आप 95 दफा टैक्स पे करें। और जो 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 पहली हमने बात की थी ना, उससे मैं इसको कनेक्ट करने लगा। 95, अगर हम 47 मरतबा भी टैक्स दे रहे हों तो 596 घंटे लगते हैं वो टैक्स के कागजात मुकम्मल करने में। अच्छा, ठीक, लॉन्ग अच्छा। अब अगर आप देखें तो हम एक महीने में, मतलब एक हफ्ते में हम अगर 8 घंटे रोजाना काम करें तो 48 घंटे बनते हैं। और अगर मैं इसको 50 हफ्तों के ऊपर लेके जाऊं तो तकरीबन 2000 घंटे एक आम शख्स काम करता है सारे साल में। आप ये इससे ज्यादा काम नहीं करती होंगी। नहीं, हमारी 8 घंटे की शिफ्ट सिस्टम तो नहीं होता, उस चीज पे मत आए, हम एम्प्लॉइज की मतलब किसी भी एम्प्लॉय का आप ले लें तो 2000 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता, बट छुट्टियां भी होती हैं और चीजें। ठीक है। उसमें से अगर 600 घंटे सिर्फ कागजात भरने में लग जाएंगे, 1400 घंटे वो सिर्फ काम कर रहा है, तो काम के लिए टाइम तो खत्म हो गया ना उसके पास। 14 घंटे में क्या मतलब 1400 घंटे में। अब इसीलिए जो टैक्स देने से जो दुकानदार हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, वो घबराते हैं। वो इसलिए घबराते हैं कि मैंने एक दफ़ा टैक्स दे दिया तो मेरा 3.5 महीने 4 महीने तो सिर्फ कागज भरने में लग जाएंगे। बिल्कुल सही। आपने रिटर्न फाइल करानी हो तो सर इनकी इतनी टर्म्स बीच में डाली हुई हैं जो आपको एक लीगल गाइड के अलावा आपको नहीं समझ आएंगी। आपको एक वकील चाहिए होगा उसको फिल करने के लिए। उस वकील के बाद भी नोटिस तो आपको ही आने हैं ना, ऑडिट भी आप ही के होने हैं। फिर हर दफा आपको वकील के पास और हर दफा कि आपने क्या, और आप वो पैसे भी जमा करा रहे होंगे, खर्च कर रहे होंगे। तो जो घबराहट पाकिस्तान में, अब इंडिया में 33 दफा टैक्स देना पड़ता है। अच्छा। पाकिस्तान में 95 दफा, इंडिया में 33 मरतबा, मलेशिया में 13 मरतबा, सिंगापुर में 5 मरतबा। क्योंकि उनके रूल्स और जो उन्होंने रेगुलेशन वो कहते हैं इकट्ठे पैसे साल में एक दफा दे दो, बस बात खत्म हो गई। पर मंथ का क्या कॉन्सेप्ट है? ये पर मंथ इन्होंने अपने आप को भी मसरूफ रखा हुआ है, हमें भी मसरूफ किया हुआ है। तो हम इनसे बहुत, हमारी बहुत कोशिश है कि हम उनसे ये कहें कि आप हर महीने मत ले, 3 महीने के बाद इकट्ठा ले लें, 6 महीने के बाद ले लें, साल के बाद ले लें, ताकि लोग अपने कामों पे तवज्जो करें बजाय ये कि टैक्सों पे तवज्जो करना शुरू करें। बिल्कुल सही। अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसको कहते हैं। और ये कवानीन हमने ऐसे गूगलियां बनाई हुई हैं। आप भूल जाएंगे यहाँ पे अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको कोई फैसिलिटीज, अगर मैंने बिजली लेनी है ना, अगर मैंने बिजली का कनेक्शन लेना है 140 किलोवाट का, तो वो उसके लिए मुझे जो लीगली जो इन्होंने हिसाब लगाया हुआ है वो तकरीबन कोई 250 दिन लगते हैं एक कनेक्शन लेने में। अच्छा। अब इसका मतलब है कि मैं फाइल कर दूं, ऑटोमेटिक कुछ वो नहीं भी होता। इनके मुताबिक है सर, ग्राउंड रियलिटीज में कुछ ग्राउंड रियलिटी के अंदर उनको पैसे भी देने पड़ते हैं और इस टाइम भी इससे ज्यादा लगता है। बिल्कुल, ये ग्राउंड रियलिटी। लेकिन वट एवर इट इज, ये कितना आसान किया जा सकता है। अब कोरिया में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा है कि कोई शख्स भी आके तो कागज जमा नहीं कराएगा। अच्छा। आप सिर्फ जो अपनी ओनरशिप है जो कि LRMIS से भी ली जा सकती है, जो कि सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट के अपने डेटाबेसेस में ओनरशिप अवेलेबल है। ठीक है। वहाँ पे साबित करना है ना कि मैं बिजली का मीटर लगवाना चाह रहा हूँ तो मैं इसका ओनर हूँ जगह का। आप एक नंबर दे दें जो आपकी प्रॉपर्टी का नंबर है, वो वहाँ पे खुद ब खुद पता लग जाएगा उसका मालिक कौन है। ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं नहीं जी आप फोटोकॉपी कराएं, उसको ठप्पा लगवाएं, उसको ये करें, हमारे पास जमा कराएं, हम उसको फिर चेक करेंगे कि वाकई सही दिया आपने। हालांकि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका, आप उसको चेक कर सकते हो कि किस तरह से कौन सी प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करती है। इतना मुश्किल हमने किया हुआ है और इसको काम को आसान करना मुमकिन है। पाकिस्तान की अगर रेटिंग हम 138 से 100 पे भी ले आए ना तो दुनिया में ऐसा एक बज़ क्रिएट होगा कि पाकिस्तान इज इम्प्रूविंग, कि पाकिस्तानी भी जो बाहर है वो इन्वेस्ट करेंगे। आसान चीजें हैं, और स्पेशली जब आप एक एग्जांपल कोट कर देते हो किसी एक जगह पर जहां एक्चुअली वो एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम, हम उसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या प्रायोरिटीज नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट का? नहीं, इंटरेस्ट तो खैर मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट पता नहीं किसको कहते हैं। आप अगर प्राइम मिनिस्टर को इंटरेस्ट गवर्नमेंट कहते हैं, या मिनिस्टर को कहते हैं, या सेक्रेटरी को कहते हैं, या डिप्टी सेक्रेटरी को कहते हैं, या इंस्पेक्टर को कहते हैं। हमारी तो इंस्पेक्टर गवर्नमेंट होता है, हमारा ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर से कुछ नहीं है। कारोबार के अंदर वो जब एक इंस्पेक्टर हमारी फैक्ट्री के अंदर या दफ्तर में या दुकान में आता है तो वो गवर्नमेंट होता है। हमें उसको उन कवानीन के तहत पाबंद करना है जहाँ पे वो आके अपने काम को ठीक तरह से करे, और जो हमारे पे जिम्मेदारी है हम उसको आराम से उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें।
जो इन्फॉर्मेशन है वो दे सके। डेवलपमेंट तो ऊपर से आनी है ना, सिस्टम जो एक डेवलप किया गया है, जो बनाया गया है, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो लॉज डाले गए हैं वो तो ऊपर से आ रहे हैं ना, वो तो पार्लियामेंट से आ रहे हैं। ऊपर वाले डरते हैं कि नीचे वाले जो है ना कि बुरा ना मना जाए, नीचे वाले करते नहीं हैं, वो कहते हैं ऊपर से हमें अभी तक हिदायत नहीं आई है, तो हम उसमें फंसे हुए हैं। अच्छा, मतलब वो बीच में जो एक ना वो एक सर्कल सा क्रिएट हो गया और वो गोल गोल घूमे जा रहे हैं। विशेष सर्कल भी कहते हैं अंग्रेजी में, एक विशेष सर्कल। जब भी आप मतलब अगर ये एजेंडा लेकर जाते हैं या बात करते हैं किसी हाई ऑफिशियल से जिसके पास ये अथॉरिटी है कि जो इस चीज़ को चेंज कर सकता है, क्यों उस पर मतलब क्या जवाब दिया जाता है? क्यों नहीं, जवाब कुछ नहीं देते, वो कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। अब हम बहुत जल्दी इसके ऊपर एक मीटिंग कॉल करेंगे और उसमें हम तमाम महकमों को बुलाएंगे और फिर उनसे ये डिस्कस करेंगे ताकि वो अपनी अपनी इनपुट दे दें, फिर उस इनपुट के बाद ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो मीटिंग शुरू हो जाती है। हाँ, और उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं निकलता, तो रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, उतनी देर में हुकूमत चली जाती है, फिर अगली हुकूमत आ जाती है, फिर वो नए सिरे से मीटिंग अच्छा, इंडियन में आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, अभी हम शुरू में भी बात कर रहे थे, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आई है, विच इज़ लाइक अ होप, एक उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। तो क्या CPEC से बिजनेस साइड पर, ट्रेडर साइड पर, इंडस्ट्रियल साइड पर और फिर जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, CPEC से एक जो बूम की बात की जा रही है, व्हाट डू यू थिंक एज अ बिजनेसमैन कि वो चेंज होगा? देखें जी, एक ख्वाब तो मुल्क के अंदर होना चाहिए ना कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं, नए पुल बन रहे हैं। हम बड़ी जिंदा दिल कौम है, हमें उम्मीदें लगाने का बड़ा शौक होता है, तो हम इससे उम्मीदें लगा बैठे हैं। इन चीज़ों से उम्मीदें बनती हैं और उम्मीदों से ऑप्टिमिज्म आता है और ऑप्टिमिज्म से इन्वेस्टमेंट आती है। सही। अगर आपको यकीन हो कि पाकिस्तान, मतलब मैं पिछले 30-40 साल से जब से मैं बिजनेस में हूँ, मैं सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं और लोग इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि हालात अच्छे होंगे तो फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। सही। तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने 40 सालों में इन्वेस्टमेंटें करते रहे हैं, परवाह नहीं की कि हालात कभी अच्छे होंगे, वो अपना अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो बस स्टैंड पे खड़े हैं और बस का इंतज़ार कर रहे हैं। सो इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मुझे पता है कि लाहौर के अंदर 80 लाख आदमियों की आबादी है, इन्होंने कम से कम 3 मरतबा खाना खाना है, तो इसका मतलब है कि 80 लाख को मैं 3 से ज़रब दे दूँ तो कितने खाने उन्होंने खाने हैं, इसमें कितनी कनक जाएगी, कितनी सब्ज़ी जाएगी। आज मैं अगर सुबह 4 बजे सब्ज़ी मंडी चला जाऊँ और मैं वहाँ से सब्ज़ी ख़रीद के ले आऊँ जी और ताज़ी और फ्रेश हो और मैं यहाँ पे रेडी लगा के बेचना शुरू करूँ तो क्या लोग खरीदेंगे नहीं? आके खरीदेंगे, क्यों तो नहीं खरीदेंगे? बात खत्म होगी। ये मेहनत इसी को तो कारोबार कहते हैं। बिल्कुल सही। और ऑप्टिमिज्म चाहिए। अगर मुझे ये डर हो कि कोई नहीं खरीदेगा और शाम तक खराब हो जाएगी। इसी ऑप्टिमिज्म के नोट पर मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगी और उम्मीद करते हैं कि ये जो हम उम्मीद की बात कर रहे हैं ये उम्मीदें बर भी आ जाएं और कुछ लोग जो है जो इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, इनडायरेक्टली तो फ़ायदा पाकिस्तान का ही होगा। तो आई रियली होप कि हालात बेहतर हों, सिस्टम बेहतर हो और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मज़ीद क्रिएट हों। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से शेयर की कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो हैंडल की जाती हैं और कहाँ पर चेंजेस आने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अब सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे जिसमें सेल्स और प्रमोशंस को डिस्कस करेंगे बचत बाजार में। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है गुलैमत। गुलैमत पर आपको 70% तक ऑफ मिलेगा। हर्ष पपीज है सेकंड और हर्ष पपीज पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में आज का हमारा प्रमोशनल चीज़ है जी लिप्टन येलो लेबल शुगर 950 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 690, प्रमोशनल प्राइस 619, 71 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। लक्स ब्यूटी सोप है 115 ग्राम्स, अगर आप 4 ले रहे हैं तो रिटेल प्राइस 160, प्रमोशनल प्राइस 139, आप 21 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव।
शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं वो कौन सी सब्जी मंडी में है और सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं। जी शहजाद। आज शहर के ओपन मार्केट में प्याज, टमाटर और दीगर सब्जियों की कीमतों में काफ़ी हद तक कमी रिकॉर्ड की गई है। ताहम लहसुन, देसी अदरक और दीगर सब्जियों की कीमतें जो है वो बदस्तूर जूं की तूं हैं। जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आज सरकारी नरखनामा जारी किया गया है, इसके मुताबिक आज सब्जियों की जो कीमतें हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इनमें आलू जो है वो 16 रुपये, प्याज 27, टमाटर 16, लहसुन देसी 110, अदरक थाईलैंड से इंपोर्ट किया गया 44 रुपये। इस तरह लहसुन चाइना 158, अदरक चाइना 69। इसके अलावा जो बैंगन है वो 17, मूंगरे 58, खीरा फार्मी 13 रुपये। इसके अलावा जो करेले हैं उनकी कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 27 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। इसके अलावा दीगर सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो उसमें पालक जो है वो 11 रुपये, लीमू चाइना जो है वो दस्तयाब मार्केट में आज नहीं है, जबकि जो लीमू देसी है वो अव्वल 193 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि जो दोम दर्जा के लीमू है वो 141 रुपये। इसके अलावा जो मेथी है वो 18 रुपये, माड़ू 11, खीरा देसी 20 रुपये। इसके अलावा जो फलियाँ हैं वो 79 रुपये। दीगर सब्जियों में बंद गोभी जो है वो 12 रुपये, फूल गोभी 35 रुपये, घिया कद्दू 22 रुपये। इसके अलावा जो सब्ज़ मिर्च है वो 38 रुपये, शिमला मिर्च की कीमत 18 रुपये फ़ी किलोग्राम रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जो अरबी है वो 53 रुपये, घिया तोरी 53, भिंडी 47। इसके अलावा जो मटर हैं, चूँकि ये भी गैर मौसमी सब्ज़ी है इसलिए ये दीगर सब्जियों के मुकाबले में थोड़ी सी महंगी है, ये 66 रुपये। इसके अलावा मूली 7 रुपये, टिनिया फार्मी जो है वो 18 रुपये, गाजर चाइना से इम्पोर्ट की गई 11 रुपये। इसके अलावा शलजम 33, साग 17। इसके अलावा देसी टिंडे जो हैं वो 53 रुपये और जो गाजर देसी है उसकी कीमत ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 11 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है। ये वो कीमतें हैं जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर जारी की जाती हैं। ताहम सार्फिन का शिकवा आज भी अपनी जगह है। आज भी वो ये सवाल कर रहे हैं कि इस सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद कराने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं वो फाल किरदार अदा करें। जी, और इसी के साथ आपको बताएंगे अगर आप ज़ैनत शॉप पर जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में और मटन है 840 में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में और मटन कीमा है 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 157 रुपये और उसका बना हुआ गोश्त है 228 रुपये में। जी, और अब आपको बताएंगे परचून से अंडे आपको मिलेंगे 73 रुपये दर्जन, थोक से 71 रुपये और गोल में से 72 रुपये। और अब मुख्तलिफ मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे टुडेज डायरी में। टुडेज डायरी में सबसे पहले हिजरत है जी 3 बजे लगी हुई है सिनेस्टार में, ज़रूर देखने जाएगा। उसके बाद द जंगल बुक 3D 1:30 बजे, 8:30 बजे रॉयल पामोरी 2 में, 6:15 बजे और 8:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में। फैन मूवी लगी हुई है 7:15 बजे और 12:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में, 10:30 बजे रॉयल पामोरी 2 में। और नेक्स्ट है हमारे पास द हंट्समैन विंटर्स वॉर 3D 6 बजे लगी हुई है सिने स्टार में। जी, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ईमेल कीजिए city@10.tv पर। आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और फिर फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं www.facebook.com/city@10। कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।